आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इससे पीछे वाली वीडियो में आपको हम लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय बता चुके हैं। इस वीडियो में आपको हम दीर्घ बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, पोषण किसे कहते हैं और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो दीर्घ है। पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं क्या है। अब इसका हम आंसर लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे से उल्लेख करके आपका आंसर हम देंगे। सबसे पहले लिखा है पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण, हम जो कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं उनके पोषक तत्व, खाने के साथ उसके पोषक तत्व को भी ग्रहण करते हैं। और उस पोषक तत्व हम क्यों खाते हैं, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए, ताकत के लिए। तो पोषण जो है वह है जैव परक्रम। इससे पीछे वाले वीडियो में हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे चुके हैं। वह जैव परक्रम जिसमें जीव भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व को ग्रहण कर देखिए, आदमी हम जो खाना खाते हैं उनके पोषक तत्व खाते हैं तो उनका उपयोग क्यों करते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी ताकत बनाने के लिए। कोई खाना खाएंगे उसके पोषक तत्व को ताकत बनाने के लिए हम उपयोग करेंगे। तो वह जैव परक्रम जिसमें जीव भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों का, मतलब खाने वाले पदार्थ के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, पोषण कहलाता है। अब देखिए, अब बोल रहा है इनके जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। जीवों में पोषण देखिए दो प्रकार का होता है। जीवों में दो प्रकार का पोषण होता है। जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है। जीवों में जो पोषण है कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। आप देखिए, स्वपोषण किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहकर बनाते हैं, परपोषण कहलाता है। परपोषण कहलाता है। ऐसे स्वपोषण समझ गए। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जो ऐसे जीव जो अपना खाना, अपना भोजन खुद बनाते हैं,
स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। परपोषण जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहकर बनाते हैं, परपोषण कहलाता है। पोषण किसे कहते हैं? जिससे जीव भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा के लिए करता है। वैसे जीव वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव भोज्य पदार्थ को खाकर उनका उपयोग ऊर्जा के लिए करता है। ठीक, उसके बाद पोषण दो प्रकार का था, स्वपोषण, परपोषण। आप देखिए इनके भी विधियों का उल्लेख करते हैं। स्वपोषण जो है एक प्रकार का होता है। स्वपोषण क्या प्रकार का? एक प्रकार का। एक किन में होता है? तो हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण होता है। और ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहकर बनाते हैं, परपोषण कहलाता है। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। स्वपोषण एक प्रकार का, परपोषण 3 प्रकार। परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। अब इन तीनों का भी हम उल्लेख करते हैं। परपोषण 3 प्रकार का, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इन सब को हम आपको जो है समझा के याद करवा देते हैं। जैसा पहले क्या लिखा था, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। इससे पहले वाला भी वीडियो में है। आपको ये जो दीर्घ उत्तरीय है, अगर आप लघु उत्तरीय पढ़े होंगे सभी प्रश्न, तो आपको ये दीर्घ उत्तरीय याद हो जाना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में ही पोषण, स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सब हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं। जैसे आप देख लीजिए गोबर छत्ता, वो आप हमेशा देखिएगा गोबर छत्ता को, वो सड़िए गली चीज़ पर ज़्यादा रहते हैं, उगते हैं, वहीं से उनका जन्म होता है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। वह जीव जो अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण हो गया। अगला था परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी पोषण उसे कहते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं। वह जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं,
परजीवी पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरों जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। अगला था प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं, या ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे इंसान, मानव ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते, ठोस जैसे आलू है, तरल जैसे दूध है, दोनों प्राप्त करता है। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, प्राणी सम कहलाता है। प्राणी सम इंसान भी है। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। आप ये सब जो लघुत्तरीय याद किए होंगे तो इसमें टोटल में है, आप अगर लघुत्तरीय याद किए हैं तो आपको ये दीर्घोत्तरीय याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले पोषण था। पोषण किसे कहते हैं? लघुत्तरीय में भी था। स्वपोषण किसे कहते हैं? लघुत्तरीय में भी था। परपोषण किसे कहते हैं? लघुत्तरीय में था। परपोषण के 3 प्रकार, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम, ये भी तीनों का डेफिनेशन था। आपको याद हो जाएगा। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो पौधों में होती है, ठीक है। पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पूरा करते हैं। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पेड़ों की पत्तियों में क्या रहता है? क्लोरोफिल, जिससे सूर्य पेड़ पौधा क्या करते हैं, उनके पत्तियों में जो क्लोरोफिल रहता है उससे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जड़ से क्या कर लेते हैं? खनिज लवण। पत्तियों से क्लोरोफिल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से खनिज लवण, उसी से अपना वो भोजन तैयार करते हैं। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जिससे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तथा जड़ से खनिज लवण से अपना भोजन तैयार करते हैं।
अपना भोजन तैयार करते हैं। अब इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O एरो 6CH12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल क्या होता है, जो पेड़ पौधों के पत्तियों में रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जो क्लोरोफिल उसमें रहेगा। तो कैसे बोला, प्रयोग द्वारा दर्शाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, आप पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 4 नीचे साइड में देखिए क्रियाकलाप 1 लिखा है। यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। लिखा है पहला, एक क्रोटोन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़े। सबसे पहले आप एक क्रोटोन और कोलियस की चित्तीदार पत्तियों को देखिए ये जो है क्रोटोन और कोलियस की चित्तीदार पत्ती हैं, देख रहे हैं आप। चलिए आगे देखिए, उसकी हरी और सफ़ेद चित्तियों को रेखांकित कीजिए। इसमें आप देख रहे हैं जो हरी है और कुछ उसमें सफ़ेद है, लेकिन है कुछ पीली। हरी और सफ़ेद है ना, इनके जो पीली साइड है इसी को सफ़ेद कहा गया है इसमें। ठीक, यहाँ से आप शुरू करिएगा लिखना। एक क्रोटोन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़े, इसकी हरी और सफ़ेद चित्तियों को रेखांकित कीजिए। इस आप देखिए आगे, इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालें। ठीक है, उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्पीड में डाल दें। आप देखिए उसको पहले क्या बोला, पत्ती को तोड़ने के बाद बीकर में रखे पानी में डालकर उबाल देने के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए गर्म अल्कोहल या स्पीड में डाल दें। आप देखिए, आप जिस अल्कोहल वाले बात में आपने उसको गर्म किया था उसको आप वाटर बाथ, यहाँ देख सकते हैं, वाटर बाथ में डाल दीजिए। वाटर बाथ में डालने के बाद थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का हो जाता है। क्योंकि हरे रंग का क्यों होता है, क्योंकि पत्ती में जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है वो निकलने लगता है, हरे रंग का होते जाता है। क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वरना क्लोरोफिल, पत्ती में जो क्लोरोफिल है उसमें गर्म पानी में आप डालिएगा तो क्या होगा, वो उसका क्लोरोफिल निकलेगा ही ना। जिससे क्लोरोफिल, पत्ती क्यों हरा रहता है, क्लोरोफिल के कारण। तो पत्ती से निकल धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। तो स्वाभाविक है, जब पत्ती रंगीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफ़ेद हो जाए तब उसे बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठीक है, ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद इसके पत्ती पेट्रीज ये है, पेट्रीज में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। उसको पहले अल्कोहल या स्पीड में गर्म करने के बाद उसको वाटर बाथ में डाल दीजिए। उस पत्ती को तोड़ने के बाद उसको पहले अल्कोहल या स्पीड में गर्म करिए, उसके बाद उसको वाटर बाथ में डाल दीजिए। वाटर बाथ में डालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। वाटर बाथ ठंडा जब हो जाए तो उस पर जो है उसको एक पेट्रीज में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद पत्ती को अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इस पत्ती को पेट्रीज में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। यहाँ तक आपको समझा चुके। आप पाएंगे कि पत्ती का हरे चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, गाढ़ा नीले रंग का हो जाता है। यहाँ तक जो भाई आप लिख लेंगे, जहाँ लिखा है गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। सबसे पहले आप कोलियस, ये है कोलियस क्रोटोन, इसकी चित्तीदार पत्ती को तोड़े और इसके
इसको जो है एल्कोहल या स्पिरिट में गर्म करें। ठीक है, एल्कोहल या स्पिरिट में गर्म करें, उसको किसी बड़े पानी के वाटर जिसमें बहुत बड़ा पानी टब जैसा रहता है उसमें डाल दें। आप क्या देखेंगे, जो इसका जो हरा रंग है ये जो है इससे निकल के पानी में मिलने लगेगा, एल्कोहल में मिलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसको एक पेट्रीज में रख कर उस पर आयोडीन की बूंदे डालें। आप देखेंगे कि पत्तियों का हरा भाग जो है गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब हम आपको अगला क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं। ये तो हो गया हमारा क्लोरोफिल वाला तीसरा। चौथा पे चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही मानव जो है सो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो बिन मानवों का ऑक्सीजन गैस के बिना नहीं जी सकते। तो वैसे ही प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या CO2 आवश्यक है, तो इसका वर्णन करें। दिखाते हैं हम आपको। देखिए अब लिखा है, यहाँ देखेंगे आप 5 पेज नंबर में देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। देखिए, एक लंबी पत्ती पौधे की जो गमले में लगा हो, एक पत्ती लीजिए, जो एक पौधा लीजिए पत्ती का, तो गमला में भी लगा रहे। ठीक है, तथा 2 दिन तक अंधेरे में रख दे। उस गमले को 2 दिन तक अंधेरे में आप रख दीजिए। इससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं होगा। बिन सूरज के प्रकाश के उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। एक लंबी पत्ती को लो जो गमला में लगा हो, 2 दिन तक अंधेरे में छोड़ दें, इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और पत्तियों में स्टार्च भी नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए। आप एक चौड़े मुंह की बोतल लें। ठीक है, एक चौड़े मुंह की बोतल लें, उसमें क्या करिए आप कास्टिक पोटाश डाल दीजिए। क्या डालिए, कास्टिक पोटाश। एक चौड़े मुंह की बोतल ले लीजिए, उसमें आप कास्टिक पोटाश डाल, जिसको रासायनिक सूत्र KOH। ठीक है, बोतल के कॉर्क को, बोतल का जो मुंह होता है उसको बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दे। बोतल को लीजिए, उसको काट के 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, उन टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबा कर डालें, जैसे बोतल है, जैसे मान के चलिए कोई बोतल है, उस पत्ती को इस प्रकार डालिए जो आधा जो है सो बोतल में जाना चाहिए और आधा भाग जो है बाहर रहना चाहिए। आधा भाग बोतल के अंदर हो, पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर हो। ठीक है, उपकरण के कुछ घंटों के लिए उसे सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। उस बोतल में डाल के उसको सूर्य की रोशनी में छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, उसको जो है सो आधा पत्ती जो है बोतल के अंदर है, आधा पत्ती बोतल के बाहर, उसको सूर्य की रोशनी में छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए, करीब 4 घंटा, समझिए ना। उसके बाद उसे बोतल से बाहर निकाल लें और उसके बाद स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। तो उसकी जांच कैसे करेंगे, आप उसे क्या करिए, उसको जो है वो जो पत्ती है उसको अल्कोहल में उबाल दीजिए। किस में उबाल दीजिए, अल्कोहल में। जब पत्ती रंगीन हो जाए तब इस पानी से धोकर आयोडीन की घोल में डुबा दे। इसी क्वेश्चन जैसे है, अल्कोहल में उबाली, उसके बाद आयोडीन की घोल में डुबा दीजिए। आप पाएंगे क्या, जो पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वो गाढ़े नीले रंग का हो जाता है और वह भाग जो अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक गाढ़े हल्के पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर एक लंबी पत्ती वाले पौधे को ले और एक यहाँ तक वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। आपको अगला क्वेश्चन पे आप ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन कर। देखिए सबसे पहले हम ले चलते हैं उस चैप्टर पे आपको भी। अमीबा जो कीड़ा है उसके शरीर में हजारों छिद्र होते हैं।
कोई निश्चित नहीं है वो खाना कहाँ से खाएगा और जो है सो बहिष्करण कहाँ से करेगा, कोई निश्चित। अब देख सकते हैं आप पेज नंबर जो है 6 में आइएगा तो लिखा है जंतुओं में पोषण। इतना आप जो है इतना पढ़िएगा और इस साइड इतना पढ़िएगा तो आपको जो है थोड़ा अनुमान लगने लगेगा। इसका सारांश के रूप में लिख देते हैं छोटा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, अमीबा का भोजन क्या है, ठीक है। इसका हम सारांश लिख देते हैं, इतना देर इतना आप पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगा। तो हम इसका जो है सो सारांश के रूप में अपना आंसर दे देते हैं, आप अपना याद कर लीजिएगा। अमीबा क्या है, अमीबा का जो भोजन है, पहले बोला अमीबा का भोजन क्या है, तो अमीबा का भोजन जो है सो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया और डाइटम, ये सब छोटा छोटा बहुत सूक्ष्म जीव का नाम है। शैवाल और एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब देखिए इसमें जो है उसके बाद पूछ रहा है अमीबा पोषण का वर्णन करें। तो इसमें जो अमीबा का जो पाचन या पोषण होता है 3 प्रकार में। पहला अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इनके शरीर में हजारों छिद्र होते हैं, ठीक है। ये जो है जरूरी नहीं है इनके जैसे आदमियों के शरीर में होता है मुख से खाना खाते हैं, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं होता। ये अपने शरीर के किसी स्थान से भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यह अपना भोजन शरीर के किसी भी स्थान से भोजन राजधानी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें प्रक्रिया होता है पाचन। क्या होता है, पाचन। तो अमीबा का जो उसमें खाता है उसका पाचन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका थोड़ा लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए भोजन का पाचन, अमीबा है ये। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। कॉपी में लिख देते हैं तो आपको सुविधा रहेगा। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। एंजाइमों के द्वारा होता है। और पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, ठीक है। अमीबा पता लग गया उसका भोजन क्या है। अमीबा का भोजन है छोटे बैक्टीरिया, शैवाल, डाइटम, कुछ एक कोशिकीय जीव नहीं। और इनके जो है सो पोषण कितने प्रकार में, तो 3 प्रकार में होते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण भोजन ग्रहण मतलब समझिए ना। तो ये कोई इनका निश्चित अंग नहीं रहता। जिसे आदमी होता है ना, जैसे मुंह से खाना खाते हैं, इनमें कोई अंग नहीं होता। इनके शरीर में हजारों छिद्र होते हैं। ये किसी शरीर के किसी स्थान से भी अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। दूसरा है पाचन। इनमें भोजन का जो पाचन एंजाइम के द्वारा होता है।
भोजन का पाचन इनमें एंजाइम के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन जो हो जाता है वो कोशिका दर में पहुंच जाता है। जैसे मनुष्य में है ना, पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है, लेकिन इनमें पचा हुआ भोजन कोशिका दर में पहुंच जाता है। और तीसरा है बहिष्करण। अब वो जो खाया है उसको पचाया तो बहिष्करण को शरीर से बाहर कैसे निकालता है वो हम बताते हैं। अमीबा जो अपना भोजन है इसका भी लिए उसके शरीर में हजारों छिद्र होते हैं, इसके लिए भी इसका कोई निश्चित अंग नहीं है। अमीबा अपना अपचा भोजन शरीर के किसी भी भाग से बाहर निकाल देता है। अमीबा अपना भोजन शरीर के किसी भी भाग से बाहर निकाल देता है। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। आशा करते हैं जो आपको हमारा चैनल बहुत पसंद आता होगा और हमारा समझाने का भी तरीका पसंद आता होगा, तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। लिखा है मनुष्य के आहार नान की नचरा का वर्णन करें। आप हमारे चैनल पर खाली बने रहिए, बहुत हम आपको समझा देंगे कैसे इसका आंसर लिखा जाए। देखिए, मनुष्य का आहार नाल 6 भागों में बटा हुआ है। मुख गुआ मतलब मुख, हम जो खाना खाते हैं वो पहले मुख में जाता है, मुख के बाद ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी में के बाद ग्रस नली में जाता है, ग्रस नली के बाद अमाशय यानी हमारे पेट में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ठीक है, अब इन 6 में प्रक्रिया क्या सब रहती है और क्या सब रहता है वो हम आपको संक्षेप में बताने वाले। जैसे आप आराम से देखिए, कोई आराम से समझिए, समझ आ जाएगा। मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है। इसकी लंबाई जो है तो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले आदमी जो खाना खाएगा कहाँ जाएगा, मुख में, तो मुख गुहा से इसका वर्णन करते हैं। मुख गुहा। अब आप बताइए, मुख, हमारे मुंह में जो है आम खाना जो पहले खाते हैं क्या होता है, तो हमारे मुख में जो है तो हमारे फर्श मतलब हमारे मुख में जीभ लगी होती है। जीभ, इसमें देखेंगे आप, उसके ऊपर जीभ के ऊपर जो है तो छोटा छोटा बुनका जैसे देखेंगे, बुनका जैसे अंकुर के रूप में, उसको स्वाद कलियां कहते हैं। ठीक है, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, क्योंकि हम खाएंगे जो सबसे पहले मुख में जाएगा। यह आहार नाल का पहला भाग है, यह आहार नाल का पहला भाग है। ठीक है, इसके फर्श, हमारे फर्श पर जीभ लगी होती है। क्या लगी होती है, जीभ। इसके ऊपर अंकुर के रूप में अंकुर होते हैं। ये स्वाद पहचानने के लिए अंकुर होता है। हमारे जीभ, मुख में क्या होता है, जीभ होता है, जीभ के ऊपर अंकुर। उस अंकुर का नाम क्या है जिससे हमें भोजन का स्वाद आता है, तो इसे स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। मुख गुहा का हमारा जो है पाचन जो होता है मुख गुहा में,
मुख गुहा का हमारा बात हो गया। अब मुख गुहा के बाद क्या होता है, गरसनी। गरसनी में जो 2 छिद्र होते हैं, ठीक है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार, एक कंठ द्वार, ठीक है। निगल द्वार, दूसरा होता है कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार, ठीक है। गरसनी के बाद होता है गरस नली। गरस नली, देखिए मुख के बाद गरसनी में क्या, गरसनी का गरस नली। इसमें क्रम कूचन गति होती है, क्रम कूचन। अब क्रम कूचन किसे कहते हैं हम आपको समझाते हैं। एक लंबा पाइप लीजिए, उसमें आप जो है ऊपर जैसे छती पर रहता है, ऊपर में जैसे उसमें दीजिए तो आपको देखेंगे ढम 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 आवाज़ आती है। तो वैसे ही जो हम आदमी खाना खाएगा वो हमारे पेट में जाएगा, एक ही बार नीचे गिरेगा तो वो पेट में चोट लगेगा। तो उसके लिए गरस नली बनाया गया। गरस नली में एक पाइप होता है, ठीक है, वो कभी सिकुड़ेगा और फिर छोड़ेगा। खाना गया, सिकुड़ गया, फिर अब वो जब तक वो नीचे खाना जाएगा फिर वो छोड़ेगा, फिर वो बंद होगा, फिर वो छोड़ेगा। वो हमारे गले में रहता है, खाना गया, धीरे धीरे जाने देगा, फिर छोड़ेगा, धीरे धीरे। तो इसे क्या कहते हैं, क्रम कूचन, क्या बोलते हैं। और ये क्रम कूचन जो होता है खाने के साथ, आया छोड़ा कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, पेट में। कहाँ जाता है, अमाशय में। क्रम कूचन गति के फलस्वरूप भोजन अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अमाशय में, ठीक है। मुख के बाद गया गरसनी, गरसनी के बाद गरस नली, गरस नली के बाद अमाशय में जाता है, यानी पेट में जाता है। अमाशय में क्या है, देखिए अमाशय में 3 भाग होते हैं, उसी में उस खाने की प्रक्रिया होती है। इसके 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग, 3 भाग। अमाशय में 3 भाग होते हैं, कौन कौन, ये थोड़ा याद करिए। कार्डिक, दूसरा फुडनिक, और तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक। पाइलोरिक। अमाशय के बाद जो है प्रक्रिया किस में होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में, देखिए मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है छोटी आंत में खत्म हो जाती है। ये जो है ना छोटी आंत, सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। ये जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। कितनी, 6 मीटर, ठीक है। छोटी आंत का भी हो गया क्रिया। अब आते हैं बड़ी आंत पर। छोटी आंत के बारे में भी बता दिए, अब बड़ी आंत के बारे में बता दें। बड़ी आंत क्या होता है, देखिए आहार नाल में जो है छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, तो ये दोनों जो है सो एक ही जगह रहता है। इसमें एक नली बीच में होती है, इस नली का नाम है सिक्कम। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो नली होती है, इसका नली का क्या नाम है, सिक्कम, ठीक है। आहार नाल के नहीं, इस एक ही बार तो छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है। एक नली होती है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर, जिसे सिक्कम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, सिक्कम कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे आहार नाल में
ये जो है हमारा आहार नाल की रचना हो गया। जो आहार नाल हमारे 6 भाग में है, मुख, गुहा, ग्रसनी, यशनली, अमाशय, छोटी आंत। इसमें कौन कौन प्रक्रिया है, क्या है, समझा दिए। अब हम आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया। हम तो इससे पहले मनुष्य के आहार नाल की रचना बने, जो आहार नाल में किसमें क्या रहता है, नहीं रहता है। अब हम बोले मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया, इसमें जो है मनुष्य के आहार नाल में पाचन की जो क्रिया है उसके बारे में कुछ बताने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है। आदमी जो खाना खाएगा कहाँ से शुरू करेगा, मुख से। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है, यानी मुख गुहा से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, मुख गुहा से। मुख गुहा से शुरू होती है तथा खत्म कहाँ होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में समाप्त होती है। छोटी आंत में जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ पाचक रस, जो खाने को पचाने का काम करते हैं, पाचक रस स्त्रावित होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुख में देखिए। मुख में आपको पता है जो कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे मुंह में लार आता है कि नहीं। वो लार क्या करता है, हमारे खाने को मुख के अंदर उसको मुलायम बनाता है, जो इसमें वो पचने का काम बहुत ज़्यादा करता है। तो मुख गुहा से जो है इसका काम ले चलते हैं, मुख गुहा, ठीक है। ये जो है लार ग्रंथि से स्त्रावित, हम जो खाना खाते हैं तो मुंह से लार निकल रहा है, लार ग्रंथि से स्रावित लार को टाइलिन स्टार्च को माल्टोस में बदल दे देता है। किस में बदल देता है, माल्टोस में। कैसे बदल देता है दिखाते हैं फॉर्मूला आपको। ये जो है मुख में होता है, ठीक है। स्टार्च प्लस टाइलिन एरो माल्टोस। लार ग्रंथि में जो स्रावित लार है, टाइलिन जो है, टाइलिन स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। टाइलिन स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, ठीक है। अब अमाशय का बात करते हैं। अमाशय का बात करते हैं। इसमें जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है, जठर ग्रंथि, ठीक है। इससे स्रावित निकालने वाले लार, ठीक है, स्रावित पाचक रस जो होते हैं उनके द्वारा पाचन होते हैं। ये प्रक्रिया कैसे करते हैं, इसे देखिए। प्रोटीन और पेप्सिन को मिला के ये क्या मिल जाते हैं, पेप्टोन, ठीक है, पेप्टोन। ठीक है। अब इसमें बताते हैं क्या होता है। आप जो है ये हमारे पाचन शुरू हुई, पाचन यहाँ खत्म हुई। अब जो बचा अपचा भोजन इलियम से होते हुए कहाँ पहुँचता है,
रेक्टम में, रेक्टम में पहुंचता है, ठीक है, और मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। ये खाली आपको इसमें जो अभिक्रिया याद रखना पड़ेगा, जैसे एस्टोज प्लस टाइलिन क्या बन गया, माल्टोस बन गया। प्रोटीन प्लस पेप्सिन क्या मिल गया, पेप्टोन बन गया। उसके बाद अपचा भोजन जो है तो रेक्टम में पहुंचता है, मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। इस चैनल पे आपको 9th 10th 8th 7 हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्या है, मनुष्य के आहार नाल की एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है, खाली इसमें बोला चित्र बनाने के लिए। तो आप जो है यहाँ आप देख सकते हैं 1.9, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 8 है। ये मनुष्य का आहार नाल आप बना लीजिएगा। हमारा चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपको दीर्घोत्तरीय, इससे पहले वाले वीडियो में लघुत्तरीय पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर किए हैं। इसमें आपको 100% ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो चुका है। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।